हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट और फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी देखेंगे। तो डिफरेंस है कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में, मैं तो ये शॉर्ट में लिखा हूँ, मैं पूरा सेंटेंस बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक में फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है बाउंड इलेक्ट्रॉन, और कॉम्पटन इफेक्ट में लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ इसका इंटरेक्ट करता है, बट कॉम्पटन इफेक्ट में जब हम फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट है फोटॉन एब्जॉर्ब और फोटॉन स्कैटर। तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाता है पूरी तरीके से, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन स्कैटर हो जाता है। तीसरा पॉइंट है लो एनर्जी फिनोमिनॉन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कॉम्पटन इफेक्ट हाई एनर्जी फिनोमिनॉन है। फोर्थ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटिविस्टिक प्रोसेस हो सकता है, बट जनरली ये नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट वो रिलेटिविस्टिक प्रोसेस होता है। पांचवा पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर आ जाता है, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल से बाहर आए। तो कॉम्पटन इफेक्ट के केस में जब हम फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं मटेरियल पर, तो फोटॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, और जब एनर्जी मिल जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस एटम से दूर हो जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो मटेरियल से बाहर निकल जाता है। तो अब देखते हैं फेज वेलोसिटी। हम इस बात को जानते हैं कि अगर एक पार्टिकल जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल से एसोसिएट एक वेव होता है जिसे हम मैटर वेव बोलते हैं। मैटर वेव एक वेव है, तो इसका कुछ वेवलेंथ भी होगा, इसका वेलोसिटी भी होगा। तो इस मैटर का वेवलेंथ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हम डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं। तो हमें उस मैटर वेव की वेवलेंथ पता है पहले से, बट उसका वेलोसिटी नहीं पता है। तो उस मैटर वेव का वेलोसिटी पता करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं जिसको हम फेज वेलोसिटी बोलते हैं। वैसे तो मैटर वेव का वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से डिफाइन नहीं हो पाता है, इसको हम कुछ देर में बताएंगे कि ये रॉन्ग कंसेप्ट है। तो फिलहाल अभी ये मान कर चलते हैं कि उस मैटर वेव का वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से डिफाइन होता है। तो फेज वेलोसिटी की डिफिनीसन क्या है देखते हैं, जिसको वी से डिनोट करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल वेव। तो इंडिविजुअल वेव के प्रोपगेशन के वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो फेज वेलोसिटी सिंगल वेव का वेलोसिटी बताता है, इसलिए फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट मैटर वेव के लिए फेल हो जाता है, क्योंकि मैटर वेव इंडिविजुअल वेव नहीं है, वो ग्रुप ऑफ वेव है जिसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो मैटर वेव का वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होता है, ग्रुप वेलोसिटी से डिफाइन हो पाता है। तो आगे आएगा ग्रुप वेलोसिटी, उसको डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी का दूसरा डिफिनीसन है कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? प्लेन ऑफ कांस्टेंट फेज को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट ऑफ एन इंडिविजुअल वेव। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल वेव के वेव फ्रंट के प्रोपगेशन का वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंगल वेव का, y = a e की पावर i kx - ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो इसमें जो ब्रैकेट में है kx - ओमेगा t प्लस डेल्टा, इसको हम फेज बोलते हैं। तो ये है सिंगल वेव का इक्वेशन। तो जब इक्वेशन दे दिया है वेव का, तो वहाँ से हम एनर्जी पता कर सकते हैं, मोमेंटम इसका पता कर सकते हैं। तो एनर्जी होगा एच न्यू। तो एच न्यू को हम लिख सकते हैं h बार ओमेगा। ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और मोमेंटम हो जाएगा h बार के है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपगेशन वेक्टर। तो फेज वेलोसिटी के डिफिनीसन से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फेज वेलोसिटी, उसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो kx - ओमेगा t प्लस डेल्टा को, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नहीं होता, जब कांस्टेंट होगा तो हमें वेव फ्रंट का प्लेन मिल जाएगा, या फिर कह लीजिए कांस्टेंट फेज का प्लेन मिल जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फेज वेलोसिटी।
तो वी पी आ जाता है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। अब इसमें हम ऊपर नीचे एच बार का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच बार ओमेगा एनर्जी हो जाएगा, एच बार के मोमेंटम हो जाएगा। तो हम फेज वेलोसिटी को ये भी लिख सकते हैं एनर्जी बाई पी। तो हम ये दो फार्मूले अब याद रखेंगे फेज वेलोसिटी का, ओमेगा बाई के और ई बाई पी। तो अब देखते हैं फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्यों मैटर वेव के लिए रॉन्ग है। इसके दो रीज़न हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जिसका रेस्ट मास m नॉट है वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल से एसोसिएट एक मैटर वेव होगा। उस मैटर वेव का फेज वेलोसिटी हम देखते हैं। पहला केस लेते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। पार्टिकल का टोटल एनर्जी पता करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी 0 मानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m0, जहाँ पर पी जो है वो पार्टिकल का मोमेंटम है और ई है टोटल एनर्जी। तो फेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई बाई पी। तो हमें मिलता है p बाई 2m0 जो कैलकुलेट करके आ जाता है v बाई 2। v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो हमें मिलता है उस मैटर वेव का फेज वेलोसिटी v बाई 2। चूँकि मैटर वेव उसी पार्टिकल से एसोसिएट है तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी होता है यानी कि v जो है वो v के बराबर ही फेज वेलोसिटी भी होना चाहिए मैटर वेव का, बट फेज वेलोसिटी पार्टिकल के वेलोसिटी का आधा है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट रॉन्ग होता है। फेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद हमें पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर ही आना चाहिए। और दूसरा रीज़न है रॉन्ग होने का रिलेटिविस्टिक केस के लिए देखते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगा पार्टिकल का गामा एम नॉट सी स्क्वायर, तो गामा होगा 1/√1 माइनस v स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। तो मोमेंटम हो जाएगा पार्टिकल का गामा एम नॉट वी। तो मैटर वेव का फेज वेलोसिटी होगा ई बाई पी। तो ये कैलकुलेट करने के बाद सी स्क्वायर वी अपन वी आएगा, इसको लिख सकते हैं हम सी वाई वी इंटू सी। सी वाई वी का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो फेज वेलोसिटी ग्रेटर देन सी आ जाएगा, जो कि तो ये रीजन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करता है। तो यहाँ से ये दूसरा रीजन है जो कि ये फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। तो हमारे पास ये दो रीजन है जो बताता है कि फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैटर वेव के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हमने देखा कि फेज वेलोसिटी v बाई 2 आता है, जो कि पार्टिकल वेलोसिटी v के बराबर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो इस केस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है, ये इजी कैलकुलेशन के लिए 0 लिया है, वरना ये पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। और रिलेटिविस्टिक केस में हमारा फेज वेलोसिटी c से भी ग्रेटर आ रहा है, c है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट कर रहा है। ये थ्योरी कहता है कि किसी भी चीज़ का स्पीड लाइट के वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये c है लाइट का वेलोसिटी या स्पीड का, ये स्पीड है इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब जब फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट फेल हो जा रहा है तो हमें एक नए कंसेप्ट की इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो अब हम देखते हैं ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है। ग्रुप वेलोसिटी की डिफिनीशन है द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट और इनवलप और ग्रुप ऑफ वेव्स इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी होता है ढेर सारे वेव रहेंगे जिसको हम ग्रुप ऑफ वेव्स बोलेंगे या फिर इनवलप बोलेंगे या फिर वेव पैकेट बोलेंगे। तो उस वेव पैकेट का वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। ग्रुप वेलोसिटी को हम vg से डिनोट करते हैं, तो vg इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी के। अब इसमें एच बार का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो एच बार ओमेगा ई हो जाएगा और एच बार के पी हो जाएगा। तो vg को हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी पी। तो ये ग्रुप वेलोसिटी एराइज कैसे होता है इसको देख लेते हैं। हम दो वेव कंसिडर कर लेते हैं, एक y1 है एक y2 है। ये सिंगल वेव है। जब हम इन दोनों वेव को ऐड करेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि ग्रुप वेलोसिटी कैसे जनरेट हुआ है। तो हमने सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ 2 ही वेव लिया है, ऐसे 3 वेव 4 वेव 5 वेव ऐसे ढेर सारे वेव रहेंगे तो हमें एक ग्रुप वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी जो होता है वो इन सारे वेव के वेलोसिटी से हमें ग्रुप वेलोसिटी मिलता है। तो पहला वेक्टर है हमारा पहला वेव इक्वेशन है हमारा ये cos k1x माइनस ω1t, और दूसरा वेव इक्वेशन है ये cos k2x माइनस ω2t। तो k1 और k2 जो हैं प्रोपोगेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है।
और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, तो इन दोनों में डिफरेंस है k2 माइनस k1 इज इक्वल टू चेंज इन k, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चेंज इन ओमेगा हम लिए हैं। क्योंकि जब हम ढेर सारे वेव लेंगे तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी का एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर हो और वेव वेक्टर भी प्रोपगेशन वेक्टर भी बराबर हो, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही है। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने सिर्फ 2 वेव लिया है और उन दोनों वेव के प्रोपगेशन वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम चेंज इन के बोल रहे हैं, और उसके उनके एंगुलर फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम चेंज इन ओमेगा बोल रहे हैं। तो दोनों वेव को ऐड करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो एक नया वेव का इक्वेशन मिलेगा। तो इसको हम देखते हैं, ये cos c प्लस cos d टाइप का है। तो इसका फार्मूला जब लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो इसको फिर हम लिख दिए हैं ये फार्मूला लगाकर। अब इसमें आ रहा है k1 माइनस k2 और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इन दोनों का वैल्यू हम यहाँ से रख दिए हैं, माइनस टाइम चेंज इन माइनस के, और ये है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस टाइम चेंज इन ओमेगा के। तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया है, और यहाँ पर जो आ रहा है k1 प्लस k2 बाई 2, इसकी जगह हमने k0 लिख दिया है, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को जगह ओमेगा नॉट लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं k0 क्या है, इस k1 और k2 का एवरेज है, और ओमेगा नॉट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का एवरेज है। तो k0 को बोलते हैं एवरेज प्रोपोगेशन वेक्टर ऑफ k1 एंड k2, और ओमेगा नॉट को बोलते हैं एवरेज एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। अब इसमें दोनों में माइनस आ रहा है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस कॉमन लेकर इस रिलेशन से cos माइनस एक्स cos x होता है, तो इस रिलेशन से यहाँ पर माइनस हटा दिए हैं। और जब इसको कांस्टेंट करते हैं k नॉट एक्स माइनस ओमेगा नॉट टी को कांस्टेंट करते हैं और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बाई डी टी यहाँ से आ रहा है हमें ओमेगा नॉट अपन k नॉट, इसी को हम बोलते हैं फेज वेलोसिटी। और जब इस पार्ट को हम कांस्टेंट करते हैं और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमें dx बाई डी टी आ जाता है चेंज इन ओमेगा अपन चेंज इन के, तो इसी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो vg को लिख सकते हैं चेंज इन ओमेगा बाई चेंज इन के। तो इसको हम डी ओमेगा बाई डी के भी लिख सकते हैं, जिसको हम पहले देखे हैं डिफिनीसन में। और इसी तरह जब हम ढेर सारे वेव को ऐड करते हैं तो हमें एक ग्रुप ऑफ वेव्स मिल जाता है, और उसके वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। तो जब ढेर सारे वेव को ऐड करेंगे, जो इक्वेशन मिलेगा हमें ऐड करने के बाद, तो उसका ग्राफ कैसे होगा एक फिक्स टाइम पर हम देख लेते हैं एक्स के साथ वेरी करते हुए। तो ये हमने एक रफली ग्राफ बनाया है, तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ वेव्स, या फिर इनवॉल्व बोलिए या फिर वेव पैकेट बोलिए। तो ये जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसी को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो इसको हम vg से डिनोट कर दिए, पूरा इनवॉल्व पूरा वेव पैकेट ही आगे बढ़ रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो उसको हम vg बोल दे रहे हैं। तो ये वेव जो मिला है वो ढेर सारे वेव को ऐड करने के बाद मिला है। तो ऐसा हो सकता है कि उस वेव में कुछ वेव का एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर हो, कुछ का प्रोपगेशन वेक्टर बराबर हो, कुछ वेव का एंगुलर फ्रिक्वेंसी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, कुछ का ज़्यादा डिफरेंस हो, कुछ वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो, कुछ वेव का एम्पलीट्यूड सेम ना हो। तो ऐसे ढेर सारे केस बन सकते हैं, और सभी को ऐड करने के बाद हमें ये फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो ये वेव जो ढेर सारे वेव से मिलकर बना है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली पता करना चाहें कि ये किस किस वेव से मिलकर बना है, यानी कि हम चाह रहे हैं कि ये जिस जिस वेव से मिलकर बना है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अलग अलग हमें पता चल जाए कि किस किस वेव से मिलकर ये फॉर्म बना है। तो इस वेव को हम एक्सपेरिमेंटली उन वेव में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम इस vg को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें कि ये वेव जिन वेव से मिलकर बना उनके वेलोसिटी के टर्म में उनके कंपोनेंट में तोड़ दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंटली। हम बस ये समझने के लिए कि ये फॉर्म कैसे बना है, हम मैथमेटिकली 2 वेव को ऐड किए थे। उसी तरह जब ढेर सारे वेव को एक साथ ऐड करेंगे तो ये फॉर्म हमें मिल जाएगा, ये तो पक्का है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली चाहें कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें ये जिस जिस वेव से मिलकर बना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें इसके फाइनल रिजल्ट यानी कि ऐड करने के बाद जो क्या वेव फॉर्म आ रहा है, ये वेव हमें मूविंग पार्टिकल के
इक्विवेलेंट डायरेक्ट मिलता है। तो अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग वेव मिलेगा, जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से वेव फंक्शन पता करते हैं, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट डिफाइन कर पाता है, इसलिए हम ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इस बात को भी हम प्रूव करके देख ही लेते हैं कि कैसे ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर होता है। तो प्रूफ देख लेते हैं। द ग्रुप वेलोसिटी Vg ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी V ऑफ दैट पार्टिकल। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम देखते हैं पार्टिकल की एनर्जी क्या लिख सकते हैं, p²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी Vr। तो Vg हो गया dE/dP होता है फार्मूला, तो इसे यानी कि जब एनर्जी को मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें p/m मिल रहा है, और p/m को हम v लिख सकते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, इसलिए यहाँ मोमेंटम को m इंटू वी लिखेंगे, तो m ऊपर नीचे कट जाएगा, v बचेगा बस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी फार्मूला से निकाल रहे हैं, तभी वो पार्टिकल के वेलोसिटी के बराबर आ जा रहा है ग्रुप वेलोसिटी। अब देखते लेते हैं रिलेटिविस्टिक केस में, जब पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो और वो भी कंपेरेबल हो c के, तो बोलेंगे रिलेटिविस्टिक केस है। तो उस समय पार्टिकल की एनर्जी क्या लिख सकते हैं, E = में p² प्लस m0² c⁴। और एनर्जी का एक और फॉर्म होता है जिसको हम गामा m0c² बोलते हैं। गामा का वैल्यू होता है 1/√में 1 - v²/c²। तो हम ये रूट वाला फॉर्म लेके चलते हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और इसमें मोमेंटम है तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो E² हो जाएगा p² प्लस m0² c⁴। और जब एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे मोमेंटम से, मोमेंटम के रेस्पेक्ट में, तो dE/dP को हम लिख सकते हैं Vg, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें मिल जा रहा है pc²/e। तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p को भी हम रिलेटिविस्टिक केस में गामा m0 भी लिख सकते हैं, और ये c² है ही। उसी तरह एनर्जी का ये दूसरा फॉर्म हम यूज कर लिए हैं यहाँ से, वो इसके इक्वल ही है, तो यहाँ गामा m0 c² लिख सकते हैं। तो यहाँ गामा गामा कट जाएगा, ये m0 कट जाएगा, और c² कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये v के बराबर आ जा रहे हैं, v है स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो इस केस में भी Vg v के बराबर आ जा रहा है, यानी कि दोनों केस में Vg v के बराबर आ जा रहा है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट सही है। अब यानी कि मैटर वेव का जो ग्रुप वेलोसिटी है Vg, उसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि Vg = वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जो पोटेंशियल हो स्पेस के साथ वेरिएशन हो रहा है पोटेंशियल का, अगर वही वेलोसिटी पर डिपेंडेंट हो पोटेंशियल, तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो वहाँ पर परटर्बेशन प्रेजेंट है। तो जब पोटेंशियल वेलोसिटी डिपेंडेंट हो तो हम उसको एज ए परटर्बेशन यूज करेंगे। अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का वेलोसिटी c से ग्रेटर नहीं हो सकता, c से स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगा। यानी कि ये जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिए हैं v, वो तो c से कम ही होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया v <c। और यहाँ से ये भी प्रूफ हो जा रहा है कि Vg v के बराबर है दोनों केस में। तो जब Vg v के बराबर करेंगे तो यानी कि ये भी कर सकते हैं कि Vg <c होगा ऑलवेज। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी भी <c होगा ऑलवेज। तो अब हमें फाइनल रिजल्ट ये मिलता है कि एनी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन इज इक्विवेलेंट टू ए ग्रुप ऑफ वेव्स रादर देन ए सिंगल वेव। यानी कि कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके इक्विवेलेंट हम एक ग्रुप ऑफ वेव बोल सकते हैं, या वेव पैकेट बोल सकते हैं, एक उसको हम एक सिंगल वेव नहीं बोलेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इस बात को और समझने के लिए कि एक पार्टिकल को इक्विवेलेंट हम एक वेव बना सकते हैं, जिसको हम वेव पैकेट बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं t = 0 पर पार्टिकल ए पॉइंट पर है और v वेलोसिटी से चला जा रहा है, तो t टाइम पर बी पॉइंट पर पहुंच जा रहा है। तो इस पार्टिकल के इक्विवेलेंट हमने एक वेव पैकेट बना लिया। उसी तरह बी पॉइंट पर भी जब पहुंचेगा पार्टिकल, तो उसके इक्विवेलेंट हमने एक वेव पैकेट बना लिया जो जिसका वेलोसिटी भी v होगा, यानी पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं।
यानी कि पार्टिकल को हटाकर अगर हम सिर्फ इस वेव पैकेट की स्टडी करेंगे तो उससे भी हमें पार्टिकल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस पार्टिकल के इक्विवेलेंट हमने जो ये वेव पैकेट बनाया है, ये पार्टिकल के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए इसका फिजिकल मीनिंग है। फेज वेलोसिटी का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा था फेज वेलोसिटी। ये है हमारा फिगर। जब ये पूरा ग्रुप जिस वेलोसिटी से आगे जाता है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, और फेज वेलोसिटी इसे बोलते हैं जब ये जिस वेलोसिटी से आगे जाता है उसको हम वीपी लिख दे रहे हैं वहाँ पर। तो ये फेज वेलोसिटी है और ये ग्रुप वेलोसिटी है। तो ग्रुप वेलोसिटी का फिजिकल मीनिंग है, तो इसलिए ये हमेशा सी से यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से छोटा ही होगा, लेकिन वीपी सी से छोटा भी हो सकता है और सी से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये हमने लिख दिया है, और वीपी सी से ग्रेटर हो सकता है। तो यहाँ पर आप फिर पूछेंगे कि मैंने अभी पिछले में बताया था कि किसी भी चीज़ का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो ये वीपी कैसे ग्रेटर देन सी हो सकता है? तो जब मैं बोला था कि किसी चीज़ का स्पीड लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ क्या है? तो वहाँ पर वो चीज़ का मतलब है कि जिसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस हो, हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर मैटर वेव में फिजिकल सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है वीपी का, यानी कि फेज वेलोसिटी का। तो ये वीपी चाहे ग्रेटर हो सी से या फिर लेस देन सी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, किसी किसी केस में वीजी निकालने के लिए हम वीपी का हेल्प ले लेते हैं मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए। बट इस फेज वेलोसिटी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पर मैटर वेव में। अब यहाँ पर फिर से देखें तो एक पार्टिकल को हटाकर उसके इक्विवेलेंट एक वेव बनाकर हम पार्टिकल के बारे में जानकारी तो ले रहे हैं, बट यह जानना अब ज़रूरी हो गया है कि एक पार्टिकल और एक वेव में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में बहुत ही दो बेसिक डिफरेंस है। पहला तो यह है कि पार्टिकल के पास मास होता है और वेव के पास मास नहीं होता है, और दूसरा है कि पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है और वेव नॉन लोकलाइज्ड होता है। तो पार्टिकल लोकलाइज्ड है तो इसका क्या मतलब है कि हम पार्टिकल का पोजीशन हम एक फिक्स्ड रीजन में बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ बी पॉइंट पर, यहाँ पर बोल सकते हैं ए पॉइंट पर है, या फिर हम बोल सकते हैं इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में है पार्टिकल। तो पार्टिकल को हम एक फिक्स्ड रीजन में बता सकते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल है। जबकि वेव नॉन लोकलाइज्ड है, तो इसका मतलब है कि वो वेव एक फिक्स्ड रीजन में नहीं रहेगा, वो पूरा स्प्रेड रहेगा पूरे स्पेस में। जैसे हम देखें यहाँ पर t=0 पर पार्टिकल ए पर है, फिर t=t पर पार्टिकल बी पॉइंट पर चला जा रहा है। आप पूछेंगे वेव t=0 टाइम पर कहाँ पर रहेगा? चलो मान लिया पार्टिकल t=0 पर v वेलोसिटी से स्टार्ट होता है मूव करना, तो वेव ये पॉइंट पर रहेगा। पर t=t टाइम पर ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि वेव भी t=t टाइम पर पॉइंट बी पर पहुंच गया है। एक्चुअली जैसे ही ये पार्टिकल स्टार्ट होगा ए पॉइंट से, तो ये वेव स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे स्पेस में। तो t=t टाइम पर वेव बी पॉइंट पर भी होगा, ए पॉइंट पर भी होगा। अगर हम कोई दूसरा पॉइंट यहाँ कंसिडर करते हैं वहाँ भी होगा, इधर हम कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं इधर भी होगा। तो हमने जो ये शुरुआत में बनाया था कि इसके इक्विवेलेंट हम एक वेव बना दिए और उसको फिर बी पॉइंट पर पहुँचा दिए वेव को आगे। रियल में क्या होता है कि बी पॉइंट पर इस वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और ए पॉइंट पर कम होगा t=t टाइम पर। t=t टाइम पर बी पॉइंट पर एम्पलीट्यूड इस वेव का ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल बी पॉइंट पर है इसमें, और बी पॉइंट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट हम लेते हैं तो वहाँ पर उस वेव का एम्पलीट्यूड छोटा होगा, कम होगा। यानी कि इस वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो हमें
पार्टिकल कहाँ है उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो जब ए पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट होता है t=0 पर v वेलोसिटी से, तो वहाँ पर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और पूरे स्पेस में हर जगह कम होगा। जब पार्टिकल बी पॉइंट पर पहुँच जा रहा है टी टाइम पर, तो बी पॉइंट पर वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा और हर जगह कम होगा। इसलिए ये वेव हमें पार्टिकल कहाँ पर है उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, बट एग्जैक्टली पोजीशन नहीं बताता। अब जैसे हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा ही है, अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या फिर भी वेलोसिटी से स्टार्ट होता है, तो टी टाइम पर वो कहाँ पहुँच जाएगा, उस टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस टी टाइम पर उसका पोजीशन क्या होगा, उस टी टाइम पर उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्टली फाइंड कर लेते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अब यही सारी चीज़ें हम, यानी पार्टिकल का अगर पोजीशन बताना हो, उसका मोमेंटम बताना हो, उसका काइनेटिक एनर्जी बताना हो, तो ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम उसको हम प्रोबेबिलिटी से जानेंगे कि हाँ ये पार्टिकल टी टाइम पर यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है, तो यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो यहाँ पर पार्टिकल नहीं हो सकता, कम चांस है वहाँ पर होने का। अगर मोमेंटम बताना हो तो हम एग्जैक्टली मोमेंटम नहीं बता सकते, वो भी हमें प्रोबेबिलिटी के ही फॉर्म में बताना होगा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है मोमेंटम की और यहाँ पर कम है। इसलिए आगे हम जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो वेव फंक्शन से हमें पार्टिकल का पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी से ही बताते हैं। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में एग्जैक्टली हम पार्टिकल के बारे में सारी चीज़ बता लेते हैं, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं बता सकते हैं एग्जैक्टली, इसलिए हम उस पार्टिकल के प्रोबेबिलिटीज ही बताते हैं। तो अब देख लेते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। बीपी होता है ओमेगा बाई के और बीजी होता है डी ओमेगा बाई डी के। तो वीजी को हम लिख सकते हैं वीजी इज इक्वल टू डी अपन डी के, और ओमेगा की जगह हम यहाँ से वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं ओमेगा का के इंटू वी पी। तो के इंटू वी पी पुट कर दिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो हमारे पास आ जा रहा है वी पी प्लस के डी वी पी अपन डी के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया वी जी और वी पी में, ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब दूसरा देखते हैं रिलेशन प्राप्त करने के लिए। के को लिखते हैं 2π/λ और के को लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, तो हमें मिल जा रहा है -2π/λ²। यहाँ पर अब देखते हैं इस रिलेशन पुट करना है, वी जी को वी जी, वी पी को वी पी प्लस के की जगह 2π/λ पुट कर दिए हैं और डी भी अपन यहाँ पर डी लैम्डा से डिवाइड कर दिए, तो डी लैम्डा से डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई भी ऊपर से कर दे रहे हैं डी लैम्डा से, और ये डी के नीचे है तो डी के नीचे है, तो सारा वैल्यू यहाँ पर रख देते रहे हैं। डी लैम्डा अपन डी के का वैल्यू यहाँ पर रखना है, डी लैम्डा अपन डी के का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपन 2π माइनस के साथ। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा, एक दूसरा रिलेशन है। एक तीसरा रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, होता है P इक्वल टू एच बार के। तो P को के के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डी पी बाई डी के इक्वल टू एच बार होगा, तो डी पी इक्वल टू एच बार डी के लिख सकते हैं। तो फिर पहले वाले इक्वेशन में जाते हैं, इसमें के को हम पुट कर देंगे यहाँ से P बाई एच बार और इसको लिख देंगे डी वी पी अपन डी पी, और डी पी का ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी पी अपन डी के। तो ये फिर वैल्यू पुट करते हैं डी पी अपन डी के का, जिसका जो वैल्यू होगा एच बार सिर्फ, तो ये एच बार कट जाएगा, हमारे पास ये रिलेशन मिल जाएगा वी जी इक्वल टू वी पी प्लस पी डी वी पी अपन डी पी। ये तीसरा रिलेशन है। अब हम जान लेते हैं डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है। पहले तो ये जान लेते हैं कि डिस्पर्सन क्या होता है। आपने ये एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, जब प्रिज्म पर हम वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो कलर में सेपरेट हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं डिस्पर्सन। तो हम बोल सकते हैं द सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर्स।
और सेपरेशन ऑफ एनी रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, यानी कि हम कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट कराएं और वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाए तो हम बोलेंगे लाइट डिस्पर्स हो गई। तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का डिफिनेशन होता है द मीडियम इन विच ऑल वेव्स हैव सेम स्पीड, यानी कि जो वाइट लाइट अलग अलग कलर में डिवाइड हो जा रही है उन सभी कलर की स्पीड सेम हो, तब हम बोलेंगे कि लाइट नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वैक्यूम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही हो तो वैक्यूम में सारे लाइट का स्पीड सेम ही होता है, तो वैक्यूम एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम का एक दूसरा डिफिनेशन ये भी हम बोल सकते हैं कि द मीडियम इन विच फेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ बोलना मतलब हम बोल सकते हैं के से इंडिपेंडेंट हो या पी से इंडिपेंडेंट हो। पी है मोमेंटम और के है प्रोपगेशन वेक्टर, क्योंकि पी और के को हम लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं। के को लिख सकते हैं 2π लैम्डा और पी को लिख सकते हैं h लैम्डा, यानी कि जब ये फेज वेलोसिटी के से इंडिपेंडेंट हो जाए और लैम्डा से इंडिपेंडेंट हो जाए और मोमेंटम से इंडिपेंडेंट हो जाए तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी जी वी पी के इक्वल हो जा रहा है। यहाँ भी ये जीरो हो जा रहा है तो वी जी वी पी के इक्वल हो जा रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं ये भी जीरो हो जाएगा तब, तो वी जी वी पी के इक्वल हो जा रहा है। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होता है। और डिस्पर्सिव मीडियम वो होगा जिसमें अलग अलग वेव अलग अलग स्पीड रखें, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो ऐसा मीडियम जो जिसमें फेज वेलोसिटी डिपेंड कर रहा हो लैम्डा पर, यानी कि वेवलेंथ पर कह लो या फिर के पर कह लो या फिर पी पर कह लो, मोमेंटम और प्रोपगेशन वेक्टर पर। तो जब फेज वेलोसिटी डिपेंड करेगा के लैम्डा और पी पर, तो यहाँ पर देखते हैं इस रिलेशन में ये जीरो नहीं होगा, कुछ कुछ वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वी जी वी पी से ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ भी ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से वी जी लेस देन हो जाएगा। यहाँ देखते हैं अगर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ से वी जी वी पी से बड़ा हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव होगा तो वी जी फिर वी पी से लेस देन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ग्रेटर भी हो सकता है और फेज वेलोसिटी से लेस भी हो सकता है, लेस वेलोसिटी। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। जब बराबर होगा तो कब होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में, और जब बराबर नहीं होगा तो डिस्पर्सिव मीडियम होगा। तो डिस्पर्सिव मीडियम भी आगे चलकर दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम बोलेंगे और दूसरा होता है एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम बस इतना ही जान लें कि नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी से ज़्यादा होता है और एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम में ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से बड़ा होता है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल डिस्पर्सिव मीडियम में वी पी ग्रेटर देन वी जी और एनोमलस डिस्पर्सिव मीडियम में वी जी ग्रेटर देन वी पी। तो डिस्पर्सिव मीडियम का कोई एग्जांपल देखें तो हम बोल सकते हैं एयर है, वाटर है, या कोई मटेरियल ही ले लीजिए। तो इन सब में जब हम वाइट लाइट पास कराते हैं तो वाइट लाइट अपने कलर में सेपरेट होने लगती है। बस आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।